Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, लेक्चर मैकेनिकल. फ्रेंड्स, हमारी जो ऑनगोइंग सीरीज है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की, उसका ये आज चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. फ्रेंड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसी भी ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की वो प्रॉपर्टीज हैं जो लोडिंग जब हम उस पर करते हैं या बल उस पर लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ऐसे ही बहुत सारे तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और भी कई तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. तो सबसे पहले है इलास्टिसिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्था. तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल्स इट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट आफ्टर एक्सटर्नल लोड इज रिमूव. तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लोड लगाते हैं तो या उसको किसी भी प्रकार का बल का प्रयोग करते हैं तो उसकी जो शेप है उसमें बदलाव होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रबड़ है हमारे पास में, अगर हम उसके दोनों सिरों पर बल लगाएं और उसको खींचें तो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है. लेकिन जैसे ही हम बल हटाते हैं या लोड जो उस पर लगा हुआ है उसको रिमूव कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल साइज में वापस आ जाता है. तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था, जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लेता है जब उस पर से लोड हटा लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी. और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट के अंदर में ही हम बल का प्रयोग करते हैं. इलास्टिक लिमिट क्या होती है अभी हम नेक्स्ट लाइंस में डिस्कस करेंगे. However, no material is perfectly elastic. A certain limit exists for every material beyond which it will not be able to regain its original shape and size. अब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मटेरियल पूरी तरह से इलास्टिक या परफेक्ट इलास्टिक नहीं होता है. हर एक मटेरियल को जब हम खींचते हैं, एक लिमिट से ज्यादा अगर हम उसको खींच देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता है. अगर रबड़ को भी हम एक लिमिट से ज्यादा खींच देते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, कुछ डिफॉर्मेशन उसमें बाकी रह जाएगा परमानेंटली. तो वो लिमिट, जिस लिमिट में कोई भी प्रोडक्ट अगर जिस लिमिट के अंदर लोड लगाया जाए और वो अपना ओरिजिनल शेप प्राप्त कर ले लोड हटाने के बाद, उस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इलास्टिक लिमिट. ये वो लिमिट है जिसके अंदर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल पर लोड लगाया जाता है और उस लोड को हटाने के बाद वो अपनी जो डिफॉर्मेशन है उसको रीगेन करते हुए अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है. इस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. जैसे ही हमारा लोड इलास्टिक लिमिट से ज्यादा होगा तो कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन या विरूपण, जिसको हम बोलते हैं, वो मटेरियल में या ऑब्जेक्ट में हमेशा के लिए रह जाएगा. मटेरियल विद हाई इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड मोर इलास्टिक देन द अदर. तो जिन मटेरियल का इलास्टिक लिमिट ज्यादा होता है उनको हम ज्यादा इलास्टिक बोलते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज डिजायरेबल इन मेटल यूजिंग मशीन टूल्स एंड अदर स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें मशीन टूल्स, स्ट्रक्चर, सब जगह पर जरूरत होती है, क्योंकि लोड हर एक, जब भी कोई मशीन टूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, उस पर लोड हमेशा लगता है. लोड लगेगा तो उसमें डिफॉर्मेशन भी होगा. अगर वो बॉडी बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है वो उसको रिगेन नहीं करेगी और उसकी शेप में हमेशा के लिए डिफॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं. क्योंकि अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो जो भी मशीन टूल है या कंपोनेंट है वो अपना जो डिजायर्ड काम है या उसका जो वर्किंग है वो हैम्पर होगी या वो फेल हो जाएगा. तो इलास्टिसिटी हर एक ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए और डिजाइन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वर्किंग कंडीशन में जहां पर भी उसको यूज किया जाएगा उसमें जो लोड है वो हमेशा इलास्टिक लिमिट के अंदर में ही उस पर अप्लाई किया जाए.
नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट पर लोड लगाते हैं तो उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड इवन आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड, यानी कि जो बल हमने लगाया उसको हटाने के बाद भी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी कि एक विरूपण हमेशा के लिए रह जाए। ये भी बहुत जरूरी है, कुछ काम में इस प्रॉपर्टी की हमको जरूरत पड़ती है। जैसे हम रॉड से हमको वायर बनाने हैं, तो अगर वो रॉड है हमारी वो पूरी तरह से इलास्टिक होगी तो क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे हमने लोड हटाया और वो लोड हटते ही वो रोड अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। लेकिन अगर वो लोड हम इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगा देते हैं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि उसका डाया हमेशा के लिए कम हो जाएगा। तो जितना जरूरी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है उतनी ही जरूरी प्लास्टिसिटी है, डिपेंड करता है यूजेस पे। टू सम एक्सटेंट ऑल मटेरियल्स आर प्लास्टिक, तो लगभग सभी मटेरियल किसी न किसी लिमिट के बाद में प्लास्टिक हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज एक्सट्रीमली अपोजिट टू इलास्टिसिटी इज ऑफ इंपॉर्टेंस इन डिसाइडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक फॉर्मिंग, शेपिंग, एक्सट्रूडिंग ऑपरेशंस। तो जैसे मैंने ये बताया कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है उसके ठीक उल्टा है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है किसमें, जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे कि फॉर्मिंग में, शेपिंग में, एक्सट्रूडिंग में ये सारे ऑपरेशन करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट या मटेरियल हमारा प्लास्टिक नहीं है, उसमें प्लास्टिसिटी नहीं है, तो हम ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। मेटल पोजेसेस मोर प्लास्टिसिटी एट हायर टेम्परेचर। जो मेटल है, जितने भी धातु होते हैं, वो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा वो प्लास्टिक होंगे। तभी आप देखते हैं जैसे ब्लैक स्मिथी जो होता है या जो लोहार होता है, वो जब लोहे की किसी छड़ को पीटने से पहले उसको गर्म करता है, तो क्योंकि हाई टेम्परेचर पर उसे शेप देना या किसी भी शेप में उसको बदलना आसान हो जाता है, तो हाई टेम्परेचर पर उसकी प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए वो गर्म करके उसके बाद उसको पीट पीट कर किसी भी शेप में कन्वर्ट करता है। यूजुअली प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द फर्दर ऑपरेशन। तो जैसे बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मटेरियल की प्लास्टिसिटी भी बढ़ती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द इलास्टिक रेंज हैज बीन एक्सटीडेड। तो जैसे सबसे शुरू में बताया कि सबसे पहले हमारी इलास्टिक लिमिट होती है और जैसे ही इलास्टिक लिमिट को हम पार करते हैं उसके बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो जोन है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डक्टिलिटी, या जिसको बोलते हैं तन्यता। It is defined as the property of metal by virtue of which it can be drawn into wires or elongated without rupture। तो ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से हम उस मेटल को वायर में तब्दील कर सकते हैं, यानी कि उसका बार बार उसको खींचकर उसका डाया कम कर सकते हैं लगातार, बिना उसे के किसी तरह के रप्चर यानी कि उसमें किसी तरह की क्रैक्स या टूटने को अवॉइड करते हुए भी उसे वायर में हम तब्दील कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे वायर के यूजेस होते हैं, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम जो तार इस्तेमाल करते हैं, तो जो एक्चुअल में सबसे पहले प्रोडक्ट हमको मिलता है वो सीधे वायर नहीं मिलता है। सबसे पहले हमें फाउंड्री से एक बिलेट मिलती है जिसका साइज काफी बड़ा होता है। उस बिलेट को बार बार रोलिंग की मदद से या डाई की मदद से उसका जो व्यास है या डायमीटर है उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। तो अगर मटेरियल में प्रॉपर्टी नहीं है, डक्टिलिटी या तन्यता नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसका डाया कम कर करके उसको हम तार की शेप नहीं दे पाएंगे। इट इज मेजर्ड बाय द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन एंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन एरिया बिफोर रप्चर ऑफ टेस्ट पीस। तो इसका जो मेजर कैसे करते हैं कि कौन ज्यादा डक्टाइल है, कौन सा मटेरियल कम डक्टाइल है, तो ये है परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, यानी कि उसकी लंबाई में कितना बदलाव हुआ। ओरिजिनल मान लो उसकी मान लेते हैं कि अगर लंबाई L है और उसमें डेल्टा L उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो हम परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ एरिया, ये भी एक कैलकुलेशन का या मेजर का तरीका है, क्योंकि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी एरिया हमारा कम होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम मटेरियल का जो आयतन है वो हमारा फिक्स है। तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो एरिया कम होगा। तो इन दोनों तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मटेरियल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं कि डक्टिलिटी किसकी ज्यादा है।
term percentage elongation is the maximum increase in length expressed as percentage of original length. तो percentage elongation क्या है? maximum increase in length expressed as percentage of original length. तो जितनी लंबाई हम बिना तोड़े उसकी खींच कर बढ़ा सकते हैं उसकी परसेंटेज को हम परसेंटेज एलोंगेशन कहते हैं. नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेलेबिलिटी या कुट्यता. इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन ऑन ड्रॉन इनटू शीट्स विदाउट रप्चर. तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम किसी भी मेटल को पीट कर या दबाव लगाकर या उसको ड्रॉ करके शीट्स में या फिर पतली पतली चादरों में तब्दील कर सकते हैं. तो डक्टिलिटी है कि हम उसको तारों में तब्दील कर सकें और मेलेबिलिटी है कि हम उसको पतली चादरों में उसको बदल सकें. तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी. अगर मेलेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? अगर हम किसी भी मेटल में जिसमें मेलेबिलिटी या कुट्यता कम है और उस पर दबाव लगाएं तो क्या होगा? वो शीट्स में बनने के बजाय उसमें क्रैक्स आ जाएंगे. और अगर मेलेबिलिटी हाई होगी तो वो आसानी से पतली पतली चादरों में बदली जा सकती है. ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता. ये क्या है? लैक ऑफ डक्टिलिटी इज नोन एज ब्रिटलनेस. तो जो डक्टिलिटी हमने फ्रेंड्स डिस्कस की, तन्यता जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी मटेरियल में डक्टिलिटी कम है तो हम बोलते हैं उसको कि ये मटेरियल क्या है? ब्रिटल है या ब्रिटलनेस इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं. तो ये डक्टिलिटी का ठीक उल्टा है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्ट्रेंथ या सामर्थ्य. इट मे बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड और सपोर्ट एन एक्सटर्नल लोड फोर्स और लोड विदाउट ब्रेकिंग और फेलियर. तो सामर्थ्य या स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है या वो गुण है जिसकी वजह से वो जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं या लोड लगाते हैं उसको वो झेल सकता है बिना टूटे या फेल हुए. इट इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. इसको हम प्रति क्षेत्रफल बल प्रति क्षेत्रफल से ज्ञात कर सकते हैं या फोर्स पर यूनिट एरिया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल विच प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन डिजाइनिंग वेरियस स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट. तो सबसे महत्वपूर्ण ये जो प्रॉपर्टी है वो होती है जो डिसाइड करती है कि कौन से स्ट्रक्चर या कंपोनेंट के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जा सकता है. जहां पर ज्यादा लोड अप्लाई होता है वर्किंग कंडीशन में, एक्चुअल फील्ड में अगर हम किसी को यूज कर रहे हैं, जैसे रोड रोलर आपने देखा होगा, उस पर बहुत ज्यादा लोड लगता है. ऐसे ही आपने जेसीबी मशीन्स देखी होंगी, उसमें भी बहुत ज्यादा फोर्स लगता है. तो ऐसे जो काम है वहां पर जो मटेरियल हमको यूज करना है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए. वहां पर हम एल्युमिनियम को यूज नहीं कर सकते या वहां पर हम नॉर्मल माइल्ड स्टील यूज नहीं कर सकते. तो वहां के लिए स्पेशली जो स्टील्स हैं जिसको हम हेड फील्ड स्टील बोलते हैं, वो स्पेशली ऐसे ही कामों के लिए यूज की जाती है. उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है. उसमें अलॉय मिलाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया. इस तरह के मटेरियल मिलाकर स्टील को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दी जाती है. उसके बाद ऐसे कामों में हम उसको यूज कर सकते हैं. तो ये स्ट्रेंथ जो है हमारा डिसाइसिव फैक्टर है कि कौन सा मटेरियल हम कहां पर यूज कर पाएंगे. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लोड अप्लाइड और स्ट्रेस, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बी टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग एंड टॉर्सनल. तो जिस तरह का लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उसी के हिसाब से एक मटेरियल की स्ट्रेंथ हो सकती है. ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेंथ हमारी टेंसाइल, जो मटेरियल हमारा टेंसाइल में बहुत ज्यादा मजबूत हो, वो जरूरी नहीं है कि वो कंप्रेसिव में भी उतना ही मजबूत हो या शियर में भी उतना ही मजबूत हो. जैसे कि हमारा माइल्ड स्टील जो है, माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है लेकिन वो शियर में उतना मजबूत नहीं होता है. ऐसे ही जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है लेकिन वो टेंसाइल और शियर में उतना मजबूत नहीं होता है. तो एक मटेरियल जो है उसकी स्ट्रेंथ लोड के हिसाब से भी वेरी होती है. और जब हम डिजाइन करते हैं तो ये इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो कंपोनेंट हम डिजाइन कर रहे हैं उस पर किस प्रकार के लोड लगने वाले हैं, उसी के हिसाब से मटेरियल को हम चूज करते हैं. अगर टेंसाइल लोड है
तो टेंसाइल लोड का जो बियर कर सकता है वो मटेरियल यूज करेंगे। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होने वाले हैं फील्ड में या शियर स्ट्रेस डेवलप होने वाले हैं, तो जो मटेरियल कंप्रेसिव और शियर स्ट्रेस में को झेल सकता है या जिसकी हाई कंप्रेसिव और शियर स्ट्रेंथ है, उसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हार्डनेस, या फिर जिसको हम बोलते हैं कठोरता। इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल्स टू द स्क्रैच, अब्रेशन, इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन। तो ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिससे वो अपनी सतह पर खरोच या घिसाव या फिर उसमें किसी तरह की इंडेंटेशन या किसी चीज को जिसको हम कहते हैं घुसना, अगर उसको जो रेजिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं हार्डनेस। जैसे ग्लास, अगर ग्लास पे आप स्क्रैच करने की कोशिश करें या उसको खरोचने की कोशिश करें तो ग्लास पर किसी तरह की खरोच इतनी आसानी से नहीं आता है। ऐसे ही अगर आप उस पर किसी चीज से दबाव डालें या उसको घिसने की कोशिश करें तो इतनी आसानी से आप उसको घिस नहीं सकते। वो टूट जाता है लेकिन वो स्क्रैच या एब्रेशन उसका नहीं होता है। तो टूट जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन वो कठोर है, उस पर किसी तरह के निशान इतनी आसानी से नहीं पड़ते। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हार्डनेस या कठोरता, जिससे वो अपनी सतह पर होने वाले किसी भी तरह के स्क्रैच या अब्रेशन या जिसको हम घिसाव बोलते हैं उसका वो विरोध करता है। नेक्स्ट है टफनेस या फिर कड़ापन। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मटेरियल है वो अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर सकता है। जब बाहर से हम लोड लगाते हैं तो उसमें एक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो वो एनर्जी अगर वो मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो प्लास्टिकली या सबसे पहले इलास्टिकली डिफॉर्म होगा, उसके बाद में प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। अगर किसी भी मटेरियल की टफनेस कम है तो क्या होगा, जैसे ही हम बाहर से उस पर लोड लगाएंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। तो इसलिए हाई टफनेस वाले मटेरियल हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। One definition of material toughness is amount of energy per unit volume that material can absorb before rupturing। तो टफनेस की जो डेफिनेशन है हम ऐसे दे सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक प्रति आयतन वह कितनी ऊर्जा अवशोषित कर सकता है या ग्रहण करता है टूटने से पहले, जब तक कि वो टूटना या रप्चरिंग उसकी शुरू ना हो जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आइसोट्रॉपिक या समदेशिक। A material is said to be isotropic if it possesses similar identical value of property in all direction। समदेशिक हम ऐसे पदार्थों को बोलते हैं, मान लीजिए यहां पर ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है फ्रेंड्स ए और एक दूसरा पॉइंट है बी। अब मान लीजिए यहां पर हमने इसकी इलास्टिसिटी यानी कि जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई हमने कैलकुलेट करी जिसको हम बोलते हैं E1, और इसके 3 डायरेक्शन में हमने इसको यहां पर कैलकुलेट किया। तो हमें तीनों डायरेक्शन में एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, E1, E1 और E1, यानी कि एक किसी बिंदु पर सभी दिशा में एक इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जैसे E मतलब इलास्टिसिटी कांस्टेंट, ऐसे ही G है और K है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे E, G और K को डिटेल में। ऐसे ही अगर हम A पॉइंट पर वैल्यू निकालें E की, तो मान लो यहां पर एक वैल्यू आई है E2। E2 और E1 अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन A पॉइंट पर सभी दिशा में जो E की वैल्यू है वो सेम होगी, यानी कि E2 ही होगी। तो इस तरह की अगर प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में है तो हम उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, यानी कि सभी दिशाओं में किसी भी एक दिए हुए बिंदु पर जो हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। नेक्स्ट है स्टिफनेस, जिसको हम रिजिडिटी भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस और रिजिडिटी। जब हम किसी पदार्थ को मोड़ने की कोशिश करते हैं या डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बीम दोनों सिरों पर टिकी होती है। अगर हम उसमें बीच में एक लोड लगाएं, जैसे ये मान लीजिए एक बीम है,
ये यहां पर दोनों सिरों पर सपोर्ट लगी हुई है। अभी ये बिल्कुल सीधी है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी अगर न्यूट्रल एक्सिस हम माने यहां पर, लेकिन अगर हम यहां पर एक फोर्स लगा दें तो क्या होगा, इसमें एक इस तरह का नीचे की तरफ में झुकाव आएगा। ये कुछ इस तरह से हमारी जो शेप है वो हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, जिसको हम शो करते हैं डिफ्लेक्शन को डेल्टा से। इसके बारे में जो डिफ्लेक्शन का चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तो इस डिफ्लेक्शन को अगर कोई मटेरियल रेजिस्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं स्टिफनेस या रिजिडिटी। स्टील इज स्टीफर और मोर रिजिड देन एल्यूमिनियम। जो स्टील है वो हमारे एल्यूमिनियम से ज्यादा रिजिड है। स्टिफनेस इज मेजर्ड बाय यंग्स मॉडुलस ई। तो जो यंग्स मॉडुलस ई है, इसकी वैल्यू से हमें पता लगता है कि किस मटेरियल की स्टिफनेस ज्यादा है। हाइयर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, दिस मीन्स स्टिफर द मटेरियल। तो जितना ज्यादा यंग मॉडुलस की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो मटेरियल स्टिफ होगा या फिर रिजिड होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो थैंक यू सो मच।